everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learner Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com. तो आज हम अपने प्रीवियस सेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जहां बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। तो कुछ फीचर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमारे पास कुछ चीजें बचती हैं और उन्हीं फीचर्स को आज हम डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 3 साल लगे और इन 3 सालों में अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ में आए और उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए बहुत सारी बातों को सोच समझ कर डिस्कशन करके वो लिखा। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही नहीं है कि बैठे और लिख दिया, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया, उनकी अच्छे एलिमेंट्स को उठाया गया जो हमारे देश के लिए अच्छे होंगे, उनको लिया गया और उन एलिमेंट्स से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो हमने सेक्युलर स्टेट अपना लास्ट फीचर पढ़ा था, लास्ट वीडियो का लास्ट फीचर, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे इंडिया जो है वो एक कि कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट। तो इंडिया में हमें कोई भी इंसान है उसको किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है और वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, दैट्स इट, राइट। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर एंड दैट इज अ वेलफेयर स्टेट। अब एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको देती हूँ। एक स्कूल होता है ना, जैसे हम अभी तक स्कूल का ही एग्जाम्पल डिस्कस करते आए हैं तो हम सेम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब एक स्कूल है, अब एक स्कूल का काम इतना तो नहीं है ना कि पूरे साल का सिलेबस खत्म कराना है और एग्जाम लेने हैं और फिर आपको अगली क्लास को धक्का दे देना है, ऐसा नहीं है। जब आप क्लास 8 में थे तो आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, करेक्ट, आपने उसके साथ बहुत सारी और एक्टिविटीज भी की हैं। आपने शायद कुछ ओलंपियाड्स भी दिए होंगे, आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्ट दिया होगा, आपके खाने पे भी टीचर्स ने फोकस किया होगा, टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स के थ्रू काफ़ी चीज़ों में गाइडेंस भी मिली होगी, जैसे वेल बीइंग, हाइजीन, मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाना, सिलेबस खत्म करके आपको नेक्स्ट क्लास में भेजना नहीं है, बट उनका काम ये भी है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कराए। सो सेम केस यहाँ पर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि बस कानून बना दिए, बट वो कानून फॉलो हो और लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, right? So government is responsible for social and economic well-being of people, कि जो लोग फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, कमजोर हैं, उनको फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। वो बच्चे शायद जिनको खाना ठीक से नहीं मिलता है, भरपेट खाना नहीं मिलता है, तो उनकी ग्रोथ में कोई कमी ना हो, इसलिए भी स्कीम्स लाई जाती हैं। विमेन को भी आगे, ताकि वो भी घर खर्च में अपना हाथ बटाएं, इसलिए उनको भी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। तो अगेन फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो हर तरह से हमें ये जिम्मेदारी जो है, हमारा देश जो है वो हमारी जिम्मेदारी उठाता है। सो देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच गाइड द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द पब्लिक वेलफेयर। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट ये गाइड करती है गवर्नमेंट को कि कैसे हमें पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना है। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो ये वेलफेयर स्टेट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपके लिए बने बनाए पॉइंट्स हैं ये। तो फर्स्ट चैप्टर में शायद मैंने बोला है, नहीं बोला है, आई डोंट नो, बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू कि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करते हो तो आई वुड एडवाइज कि एक बार पहले वीडियो देखो, देन गो टू योर बुक, वो पढ़ो, एंड देन व्हेन यू आर रिवाइजिंग और व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योरसेल्फ और यू वांट जस्ट द रिवीजन, इस पीपीटी से या फिर रिवाइज नोट्स में, learnerhub.com के रिवाइज नोट्स में जाकर आप पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। आपको
कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपकी बुक का मिस हो जाएगा. सो यू कैन रिलाई ऑन दीज पीपीटीज फॉर योर एग्जाम्स. ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम रिविजन्स. Okay, so objective, what are the different objectives of the welfare state? So ensuring the livelihood for all the citizens, correct? Equitable distribution of wealth, लोगों में wealth का distribution बराबर होना चाहिए. Then focus on health and nutrition, employment opportunities for all, promotion of agriculture and small scale industries, and encouraging international cooperation. So these are the main objectives of the welfare state. Now coming on to the directive principles of state policy, हम इसके बारे में ही पढ़ रहे थे, इनको हम DSPS भी लिखते हैं इसको शॉर्ट में. So under part 4 of the constitution, इसका एम है to ensure the economic justice, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए और पैसे जो है वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए, राइट. देन इट प्रमोट्स एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, राइट. तो एजुकेशन प्रमोट करना, लोगों की सेहत अच्छी हो उसके लिए काम करना. देन एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन को अपना लाइवलीहुड के लिए, पैसे कमाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. देन देयर इज अ कोट बाय LG खेड़कर, तो उन्होंने बोला था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे आर आइडियल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ विच द गवर्नमेंट विल एंडेवर, राइट. तो क्या चाहिए, किस तरह लोगों के लिए बेटर सोसाइटी बनानी है, कैसे हर किसी को खाना, रहने की जगह, एजुकेशन, हेल्थ और इवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड है. नाउ कमिंग ऑन टू द की वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया. हो सकता है कि ये आपकी बुक में ना हो, बट आपके लिए ये जानना आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है, राइट. पता होना चाहिए, राइट. तो गवर्नमेंट हमारे लिए काफी चीजें कर रही है, जैसे मिड डे मील स्कीम, जहां पर बच्चों को स्कूल में लंच दिया जाता है, एक ऐसा लंच जिसमें उनको पूरा फुल न्यूट्रिशन वाला खाना दिया जाता है. देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो गांव में या छोटी छोटी जगह पर जाओ ना, तो वहां पर लोगों को 100 दिन के लिए 100 डेज, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, तो मनरेगा स्कीम जिसमें लोगों को 100 दिनों के लिए गारंटीड इनकम होती है उनकी, मतलब गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है और उनको उसके पैसे भी मिलते हैं, राइट. तो अपने ही घर के पास रहते ही, मतलब अपने ही आसपास काम हो रहा होगा, से सड़क का काम हो रहा है या फिर कुछ और काम हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वहां पर ही लोगों को लगा देंगे कि अच्छा, कहीं और से लेबर लाने से अच्छा है कि आपके गांव में जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है वो आगे आओ, ये हम काम शुरू करें, आप काम करो. 100 डेज की हम गारंटी देते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगी और आपको पैसे भी मिलेंगे, राइट. तो अपने घर में रहते हुए खुद काम करना, ठीक है, वहीं पर काम करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना. और इसमें लेट मी टेल यू समथिंग, कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए हैं, दीज आर इवन फॉर विमेन. तो वो लेडीज जो गांव में रहती हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जहां पर वो वहां पर रहते हुए काम कर सकती हैं, अपना घर, बच्चे सब देख सकती हैं और साथ ही साथ मतलब काम भी कर सकती हैं. सो देन आयुष्मान भारत विच इज PMJ, राइट. तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन लोगों को अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती है ये स्कीम. देन प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMAY, करेक्ट. तो इसमें हर फैमिली को रहने के लिए घर मिले, सो दैट इज द मिशन ऑफ दिस प्रधानमंत्री आवास योजना. देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NFSA. तो NFSA है कि जो लोग वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फूड ग्रेन्स मिले, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे, मतलब जो मार्केट का रेट है उससे बहुत कम रेट में, ताकि वो भी खाना खा सकें, करेक्ट. So these are the different schemes. Now coming on to those 3 words जो हमने preamble में पढ़े थे, right? So sovereign, democratic and republic. तो क्या आपको इन सब का मतलब याद है कि हम बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के हमारा देश अपने लिए रूल्स लॉज बना सकता है, इवन हमारी फॉरेन पॉलिसीज भी बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बना सकता है. देन डेमोक्रेटिक मतलब
कि हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग हमारे ही देश की गवर्नमेंट को अपना मतलब नेता चुनते हैं, राइट। तो हम अपना लीडर खुद चुनते हैं। देन रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। वो ऐसा नहीं है कि एक राजा था, अब राजा का बेटा बना, अब उसका पोता बनेगा, फिर उसकी अगली जनरेशन से ही वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। नहीं, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटी बट इट इज इलेक्टेड, राइट। तो कुछ मेंबर्स हैं वो हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं, ना कि ये हेरिडिटी बेसिस पर होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो आई होप यू वर एबल टू रिकॉल इट। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट मेक्स इंडिया रिपब्लिक। तो इंडिया को क्या चीज है जो रिपब्लिक बनाती है? पहली चीज, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है उनको हम, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी एक पूरा पैनल था जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। ऐसा तो नहीं है कि उनसे पहले उन्हीं की फैमिली का कोई उस चेयर पे था, ऐसा नहीं है। सो अनलाइक मोनार्कीज वेयर रूलर्स आर हेरिडिटी, राइट, मोनार्की नहीं है। सो नाउ फिक्स्ड टर्म लीडर्स। सो ये जो प्रेसिडेंट का भी जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज 5 years टर्म, और उसके बाद वो चेंज हो जाता है। अगर वही बना हो बट फिर भी इलेक्ट होंगे तभी बनेंगे, ठीक है। एंड इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, करेक्ट। नो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस। तो ऐसा नहीं है कि कल को कोई बोले कि इस गद्दी पे मेरा राज है, तो गद्दी पे किसी का राज नहीं है। दिस विल ऑल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, और वहां पर कुछ जो हम लीडर्स इलेक्ट करते हैं वो जाके हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं, करेक्ट। आगे बढ़े। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो देयर आर डिफरेंट फीचर्स। सो फर्स्ट इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। तो इसमें जो रिपब्लिक है और मोनार्की है, इन दोनों में ना डिफरेंस क्या है हम वो समझेंगे। सो फर्स्ट फीचर सेज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट इन रिपब्लिक लाइक इंडिया एंड यूएसए वो इलेक्ट होता है। मोनार्की जैसे यूके, सऊदी अरेबिया, इन सब में क्या है कि जो राजा महाराजा चल रहे हैं ना, अब वो किंग्स चार्ल्स 3 और ऐसे ऐसे ही वो चलता जाता है, मतलब वो हेरिडिटी ही होता है। देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, बट हियर इट इज एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। देन सिटीजन्स रोल। सो सिटीजन्स रोल इज पीपल इलेक्ट द लीडर्स, मोनार्की इनहेरिट्स द पावर, monarch inherits the power, right? Then equality before law, it is guaranteed when there is democracy and when the country is republic. But when there is monarchy, sometimes privileges जो होती हैं of the ruling class, they take the power, right? तो ऐसा नहीं है कि आपको इक्वालिटी, आपको बराबर का अधिकार मिलेगा ही। तो जो पावर में है उनका अधिकार आपसे ज्यादा ही है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो इंडिया इंश्योर्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। तो हमारी कंट्री में लोगों की पार्टिसिपेशन है अपना गवर्नमेंट चूज करने की। देन इट प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स एंड लिबर्टीज, दैट ऑल्सो हैपन्स इन आवर कंट्री। सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हमारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आवर ड्यूटीज, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, एंड our constitution protects our rights also, right? And but it also makes sure that कि हम अपनी duties भी पूरी तरह अच्छे से करें। Then it maintains the national independence and integrity. Then it allows democratic rule with equality and justice, correct? So this is the importance of sovereign democratic and republic. Now coming on to the fundamental rights. So it is inspired by the US Constitution. The Indian Constitution guarantees several fundamental rights, right? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सो दिस ensures freedom, equality and justice for all the citizens. So binding on both legislature and executive, राइट? तो मतलब कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो है वो
एक साथ हैं और एक साथ मिलकर पहले लॉज बना रहे हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ओनली. सो इनवायबल, इट कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट अंडर स्पेशल कंडीशंस. तो कोई हमारे राइट्स नहीं छीन सकता, लेकिन जब तुम किसी के राइट छीनोगे तब तुम्हारे राइट्स छीने जाएंगे. तो इन शॉर्ट इफ आई से, सो योर राइट्स विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू जब किसी एक स्पेशल कंडीशन या कंडीशन के अंडर ही होता है ऐसा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. जैसे कि मान लो, अब मान क्या लो, ऐसा होता है स्कूल में कि हम सबको आधे घंटे की लंच ब्रेक मिलती है, राइट. सो 30 मिनट्स का लंच ब्रेक, टाइम थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है स्कूल टू स्कूल, लेकिन 30 मिनट्स की ब्रेक होती है, करेक्ट. अब ये लिखा है हमारी रूल बुक में कि आधे घंटे की लंच ब्रेक स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको मिलेगी. तो वो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है कि आज तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे, इस पूरे हफ्ते तुम खाना नहीं खाओगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता. लेकिन ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, स्कूल का टाइम थोड़ा शिफ्ट हो रहा है या थोड़े हमें जो क्लास का जो टाइम है उसको 35 मिनट्स की क्लास को 30 करना है, तो हमें सब थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करना है, तो थोड़ा टाइम बदला जा सकता है, लेकिन छीनते नहीं है. अब बात समझ गए ना. तो बस आपसे भी कोई लंच ब्रेक का अधिकार छीनेगा नहीं. तो वैसे ही इंडिया में भी क्या होता है कि हो सकता है कि कई बार आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बट वो कुछ अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है, हमेशा नहीं, राइट. तो बात समझ आ गई, आगे बढ़े. सो नाउ कमिंग ऑन टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं? सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 to 18 में लिखा है. आपकी बुक में ना ये नहीं था, बट इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट और यू कैन स्किप इट. आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में तो आ जाएगा ये. तो इस चैप्टर में इट्स ऑल ऑन यू, अगर आपको याद रखना है कि नहीं. सो नाउ इट इज इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर और एनीथिंग. तो हम सब लॉ के सामने बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. देन फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 में लिखा है, जहां पे वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन असेंबली, देन मूवमेंट एंड प्रोफेशन. मैं चाहती हूं कि मुझे टीचर बनना है तो मैं बनूंगी, ठीक है. लॉ के उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े अब मैं बोलूं कि मैं बनना चाहती हूँ. हाउ डेयर यू, तुमने मेरे को रोक लिया यहाँ पर कि आप टीचर मत बनो. सो इट्स नॉट लाइक दैट. इफ आई एम केपेबल, इफ आई एम डूइंग इट, अगर मेरे अच्छे मार्क्स से मुझे डॉक्टर बनना है, तो अगर मैंने अच्छे मार्क्स अपने नीट में स्कोर कर लिए तो मैं बनूंगी डॉक्टर, राइट. और मैं अच्छे से पढ़ूंगी, सारे एग्जाम जो भी एमबीबीएस के हैं वो सारे पास करूंगी, तो मैं बनूंगी डॉक्टर. सो आई हैव दैट राइट. या तुम मुझे आके, मतलब कोई और आके आपको ये नहीं बोल सकता कि आप डॉक्टर मत बनो, आप टीचर मत बनो, आप साइंटिस्ट मत बनो, आप ये मत बनो. सो that is your freedom, so you can decide. So the protection of arbitrary arrest and detention. So what does that mean? तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या कोई भी आपको ऐसे ही उठा के जेल में नहीं डाल सकता. सो देयर हैज टू बी सम प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोविजन. क्यों डाल रहे हैं, क्या है, उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, राइट. तो ऐसे कोई उठा के कल ये बोले कि चलो अब जेल में जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, तो चलो जेल में, ऐसा नहीं हो सकता. देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 22 and 23 आर्टिकल में है, विच प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर. तो बच्चों से काम कराना इज, आप बच्चे का राइट छीन रहे हो, उसका बचपन छीन रहे हो. सो दैट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करा सकते, आप लोगों को उठा के बेच नहीं सकते. सो दैट्स टोटली इलीगल. देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज फ्रॉम 25 to 28 आर्टिकल. सो टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन. सो नो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स, राइट. तो फोर्सफुली आपको कोई रिलीजन चेंज करने के लिए भी नहीं बोल सकता. द नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स विच आर इन आर्टिकल 29 and 30. सो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. तो वो माइनॉरिटीज जिनकी
मतलब जो माइनॉरिटीज में है उनकी लैंग्वेज, कल्चर को और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी यहाँ पर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इन आर्टिकल 32, सो वेयर द सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट्स इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। तो अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं सो वी कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट। देन सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है। ओके तो आई होप आपको ये समझ आए हैं। देन नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंस। अब देखो हमने पढ़े डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्टिंग विद द नेचर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है, जस्टिसेबल है। नाउ DSPS जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दे आर नॉट जस्टिस, उनको दे आर नॉट एनफोर्सेबल, करेक्ट। देन पर्पस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर फॉर द गवर्नमेंट सो एज टू गाइड गवर्नमेंट अबाउट द पॉलिसीज। Then the focus is on civil and political rights, and in this case the focus is more on social and economic rights. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा रहना, तो ये सब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर। नाउ एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, हियर फ्री एजुकेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो अगर बराबर काम करोगे तो बराबर पैसा मिलना चाहिए, सो दैट कम्स डायरेक्टिव अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। तो देयर इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो थर्ड ऑर्गन है ऑफ आवर गवर्नमेंट विच इज जुडिशरी, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दे कैन नॉट पुट अ प्रेशर ऑन जुडिशरी, सो जुडिशरी कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट एंश्योर्स the protection of the fundamental rights, that's very important। तो हमारे fundamental rights अगर violate होते हैं so we can always move to the court, right। It also settles dispute, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर प्रिंसिपल और स्टूडेंट काउंसिल के बीच में या फिर प्रिंसिपल और आर्ट्स डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सही कौन है और क्या रास्ता निकलेगा, कैसे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें, तो उसके लिए हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी आती है स्कूल की जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। देन डिफरेंट स्टेट्स, तो अगर एक आर्ट डिपार्टमेंट और एक हो गया अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अगर इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भी डिसिप्लिनरी कमेटी आएगी, राइट। देन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच होता है तो भी हमारा जुडिशरी ही उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगी। नाउ द की फीचर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सो की फीचर्स आर दे आर द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स दैट द laws follow the constitutional framework. Second is judicial review. They can declare law null and void if they violate the fundamental right. Right? तो अगर कोई अपने fundamental rights को violate करता है तो it can actually be declared as null and void. तो अब जैसे मान लो कि स्कूल में एक नए रूल्स में अमेंडमेंट्स हुई, रूल्स बदले, अब उस रूल में ये लिखा हुआ आ जाए कि जो टॉपर्स है ना क्लास के, हर क्लास का जो टॉपर है सिर्फ वो ही लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं और बाकी कोई लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकता। सो डू यू थिंक इट इज फेयर ऑन अदर स्टूडेंट्स पार्ट? नो, राइट। तो एग्जैक्टली वैसे ही तो डिसिप्लिनरी कमेटी आएगी और वो बोलेगी कि ये जो तुमने भाई रूल्स बनाए हैं, कमेटी ने, जो प्रिंसिपल ने अगर रूल बनाया है, सो दिस इज रॉन्ग, we do not accept this, we don't agree with this, so this is cancelled, this is null and void, so this rule will not be followed, right, because it is violating the rights of the students in that school. So in the same case, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नया मतलब लॉ या कुछ रूल बनाया और उससे अगर कहीं लोगों को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, करेक्ट, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में हम जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को लगेगा कि यस यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में वो जो लॉ बना है दैट विल बी नल एंड वॉइड। तो गवर्नमेंट के एक्शंस को भी रिव्यू को भी चेक कर सकता है कौन? हमारा अपना जुडिशियल सिस्टम। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इट सेटल्स डिस्प्यूट, तो इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट्स, देन फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, सो जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सबसे टॉप पे एपेक्स पे होता है सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की। इट हैज पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अभी हमने बात की व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। देन हाई कोर्ट, दे आर प्रेजेंट इन ईच स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन। तो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लोकल कोर्ट्स जो होते हैं, राइट। तो अगर वहां पर मान लो कि कोई डिसीजन हुआ और जो भी जिसके अगेंस्ट वो डिसीजन था, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, ठीक है, नाउ दे कैन गो टू हायर कोर्ट, और वो वहां पर जाकर अपील कर सकते हैं। तो उनके जो लोअर कोर्ट के डिसीजन है उनको रिव्यू कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के रिव्यू के डिसीजन को कौन रिव्यू करेगा? सुप्रीम कोर्ट। नाउ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सो डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर कोर्ट्स ऑपरेट अंडर हाई कोर्ट। ठीक है, चलो जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट जो होते हैं वो। नाउ द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर द रूल ऑफ द लॉ, दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल द सिटीजन। इट शुड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट। देन प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है ना, कि कहीं ये होशियार बनकर हमारी चीजों को हड़प ना लें, बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को ना ले लें, और ज्यादा होशियार बन के अपनी पावर का मिसयूज ना करें, ये काम भी जुडिशरी ही देखती है। नाउ इट प्रोवाइड्स फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस। सो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, कोई रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इनके डिसीजन को। सो दे हैव टू बी फेयर और एंड दे हैव टू बी इम्पार्शियल, करेक्ट। देन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है? आप कितने साल के हो? 14, 13, 14 नो, आप होंगे 15 ईयर्स, राइट, अराउंड 15-16 ईयर्स वाला आपका वो गैप मतलब एज ग्रुप चल रहा होगा। सो बाय द टाइम यू विल रीच 18, तो 18 एंड अबव यू विल बी एबल टू वोट। सो यू विल हैव अ राइट ऑफ 1 वोट, आप एक वोट दे सकते हो। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स universal adult franchise, so every citizen 18 years and above has the right to vote। तो जिस दिन आप 18 साल के हो, उसके बाद जो भी इलेक्शन आएगा उसमें आप वोट कर सकते हो। पहले अपना वोटिंग आईडी कार्ड बनवा लेना, ठीक है, फॉर्मेलिटीज पता कर लेना और रेडी हो जाना वोट देने के लिए। सो नो रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। नाउ इट एंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ कमिंग ऑन टू द रैशनल बिहाइंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में। सो एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब मान लो एक स्कूल है, स्कूल में हेड गर्ल हेड बॉय के लिए इलेक्शंस होते हैं, और उसमें हम ये बोलें कि वो बच्चे जो टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है, जो टॉप 10 में आते हैं, सिर्फ वही वोट करेंगे। क्लास 6 से लेके 10 तक या 12 तक सिर्फ वही बच्चे वोट कर सकते हैं जो रैंक में 1 to 10 आते हो या प्रीवियस एग्जाम में 1 to 10 आए हैं। ठीक है, सो डू यू थिंक दैट्स फेयर? नो। या फिर ये बोला जाए कि जो आपके पापा का बैंक बैलेंस है या मम्मा का बैंक बैलेंस है, उसके बेसिस पर से इफ यू आर रिच यू आर एबल टू वोट, बट इफ यू आर नॉट, इफ यू आर पुअर, सो you are not allowed to vote, right? So do you think that is fair? No, not at all, right? तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है कि चाहे हमारा बैकग्राउंड जो भी हो, वी हैव द इक्वल राइट टू वोट। चाहे मैं हूं, चाहे कोई मिलियनेयर बिलियनेयर है, चाहे या कोई ऐसा है जो शायद पॉवर्टी लाइन पर है, तो हम सबको इक्वल राइट है। हम सबके पास एक वोट है जो हम कास्ट कर सकते हैं और अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सो इफ डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, सो देन ऑल एडल्ट्स मस्ट हैव राइट टू चूज देयर लीडर्स। ठीक है,
अब स्कूल के एग्जाम्पल से समझो कि हमने देखो, हम तब से स्टूडेंट काउंसिल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट काउंसिल में स्टूडेंट्स हैं। अब मान लो कि हम स्टूडेंट काउंसिल हमारी कैसे बनी है कि जो टॉपर्स ले लिए हमने, ठीक है, 9th 10th 11th 12th के जो टॉपर्स थे वो बिठा दिए, और उनके साथ 4-5 और बच्चे बिठा दिए, वो जो टीचर्स ने चूज किए हैं कि ठीक है तुम भी स्टूडेंट काउंसिल में जाओ, तो उनको बिठा दिया। सो डू यू थिंक इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ अदर चिल्ड्रन, मतलब बाकी बच्चों के लिए क्या वो सही है? नहीं। तो हमारे ये जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो ज्यादा अमीर है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी गाड़ी छोटी है, या कुछ भी। सो इट हैज टू बी फेयर। तो हमें वो जो काउंसिल भी बनानी है ना, स्टूडेंट काउंसिल स्कूल में, इट शुड बी अ मिक्स ऑफ ऑल टाइप्स, इट शुड बी अ मिक्स फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑल्सो, सो दैट हम बच्चों के लिए एक फेयर डिसीजन ले सके, उनकी प्रॉब्लम समझ। मतलब एक बच्चा है जो टॉपर है, तो टॉपर की प्रॉब्लम वो बता देगा, ठीक है। फिर एक मीडियोकर बच्चा आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम बता देगा। फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा बिलो एवरेज होंगे पढ़ने में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इन और किसी एस्पेक्ट में, जस्ट इसमें, ठीक है। एक बच्चा ऐसा ले आओ जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक ऐसा है जो अच्छा कर रहा है, इंप्रूव हो रहा है, राइट। ऐसे ही हर जगह से बच्चे लाओ और स्टूडेंट काउंसिल में बिठाओ, राइट। सो डू यू थिंक दैट विल बी फेयर? क्योंकि हर एक कैटेगरी अपने कैटेगरी के बारे में प्रॉब्लम शेयर करेगी, तो वो जब उनकी प्रॉब्लम शेयर होंगी तब हमें पता चलेगा ना कि एक्चुअल में उनके पार्ट पे प्रॉब्लम क्या है। सो देन द डिसीजन दैट विल बी टेकन विल बी फेयर, राइट। तो इसलिए हमें नेता चुनने का अधिकार है, और उसमें चुने गए नेता भी किसी कलर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पर नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। सो गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज अफेक्टिंग ऑल द सिटीजन। तो हम सबके लिए जो पॉलिसीज हैं वो कौन बनाती है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है, और उसका इफेक्ट किस पे होता है? हम पे होता है, अच्छा बुरा जो भी हो। सो देयरफॉर इट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिमेन अकाउंटेबल टू देम। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो नेता हम चुने और वो हमारे लिए आंसरेबल, हमें आंसरेबल हो, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए ये वाली जो गवर्नमेंट है वो मेरे लिए रूल्स बनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ से एजुकेशन, राइट। या मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास के लिए ये गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है। सो बेस्ड ऑन दैट आई विल डिसाइड एंड आई विल कास्ट माई वोट, करेक्ट। सो एंड देन दैट गवर्नमेंट विल बी आंसरेबल टू मी, जिसको मैंने वोट किया है, इजंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल यहाँ भी ले लो कि हमने एक स्टूडेंट काउंसिल बना लिया। हमने तो ऐसे बनाया कि हमने हर सेक्शन से एक एक बच्चा उठाया है, स्पोर्ट्स का भी है, आर्ट्स का भी है, टॉपर भी है, एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, हर तरह का है, करेक्ट। अब अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स सुन ही नहीं रहे हैं, या सुन रहे हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन लेकर ही नहीं आ रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में जब अगले साल होंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको वोट ही नहीं दूंगी, क्योंकि भाई वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब they are not listening to my problems, they are not solving my problem, so why would I vote for them, करेक्ट। तो बस वैसा ही यहाँ पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। नाउ द की फीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया इज राइट टू वोटिंग राइट एट 18 years, so reduced from 21 years on the 61st Amendment Act in 1988। तो 1988 में 61st Amendment Act आया था, और उस तब तक 21 साल और उससे ज्यादा वाले वोट दे पाते थे, लेकिन फिर वो एज जो है वो 18 को रिड्यूस हो गई। इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, सो नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड वेल्थ। देन free and fair elections conducted by the Election Commission of India, that is ECI. Then secret ballot system ensures voter privacy and security। तो हमने वोट कास्ट कर दिया, अब कोई भी जाके हमारा वोट ऐसे नहीं दिखाएगा, देखो देखो इसने इस पार्टी को वोट दिया, ठीक है। सो दैट इज ऑल केप्ट अंडर सिक्योरिटी। और कहीं ना कहीं वो कई बार ना सिक्योरिटी पे भी रिस्क आ जाता है किसी इंसान की, कि अच्छा मैंने तुमको बोला था तुम इसको वोट देना, तुमने नहीं दिया, ले पिटाई, राइट। तो उससे भी
हमें प्रोटेक्ट करता है, यही हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर मैं कर्नाटका में रहती हूँ तो मैं कर्नाटका मेरी सिटीजनशिप कर्नाटका की है, या मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो मेरी सिटीजनशिप वेस्ट बंगाल की है, राइट। तो इंडिया follows single citizenship like USA, where unlike USA where people have the dual citizenship, एक तो वो नेशनल सिटीजनशिप है और उनकी फिर स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है, तो ऐसा हमारी कंट्री में बिल्कुल नहीं होता है। सो ऑल इंडियंस आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, irrespective of their state and domicile, correct? Okay, so it ensures the national unity and prevents regionalism कि अच्छा मैं नॉर्थ का हूँ, मैं साउथ का हूँ, मैं ईस्ट का हूँ, मैं वेस्ट का हूँ, so this is protected by just one word, that is nationalism। मैं I am a citizen of India, that's it, right? तो ये नेशनल इंटेग्रिटी यूनिटी को भी प्रमोट करता है। अगर मान लो स्कूल में ना अलग अलग आईडी कार्ड दिए जाए, मतलब क्लास 1 के बच्चों को अलग, 2 के बच्चों को अलग, ऐसे 12th तक अलग अलग आईडी कार्ड दिए जाए, तो से कलर चेंज कर दिया, कुछ भी उसमें चेंज कर दिया, राइट, तो उस पे ना एक डिविजन क्रिएट हो सकता है, राइट, कि मेरा आईडी कार्ड ऐसा है, हट, तुम तो दूसरे ग्रुप के हो, चलो 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 हटो। बट when we are in a school, right, so like my school was Saint Mary's, right, तो मैं एक सेंट मेरियन हूँ, राइट, तो मेरा जो स्कूल है that is my identity, my individual, my class is not my identity, correct? So I belong to this school, that's it, correct? इस स्कूल के इस ग्रुप को मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, correct? So that promotes unity। आगे बढ़ते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। सो नो स्टेट स्पेसिफिक सिटीजनशिप, सो इंडिया, एवरी इंडियन is the citizen of the country, not of particular state or region, okay? So equal rights across India, so जहां पर भी, चाहे मैं नॉर्थ में हूँ, ईस्ट में हूँ, वेस्ट में हूँ, साउथ में, मैं कहीं भी जाऊं, so citizen can live, work, settle anywhere in the country, ठीक है, ऐसा हमने देखा भी है। तो now coming on to the next, that is it prevents separatism, so it ensures that people identify as Indian first, reducing regional and linguistic divisions, so this is very much important in our country, क्योंकि हमारी कंट्री में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पर भी हम एक दूसरे से अलग ना जाने जाएं और ना ही हम खुद को अलग करें, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी are the people of India, we all are Indians, we are the citizens of India, so that's very much important, right? So it is inspired by the British model where India adopted single citizenship from Britain's unitary system। तो हमने पढ़ा था ना कि India is federal and unitary, तो federal like USA and unitary like Britain, तो ये जो unitary method है ना, ये हम ब्रिटेन से, हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। So here we are there to conclude the chapter now। तो Indian Constitution is basically a blend of rigidity and flexibility। कुछ चीजें हैं जो काफी rigid है, उनको change करना is not that easy, we have to go through a particular process, but yes, it allows flexibility, with the changing times we can actually change our constitution, then it guarantees democracy, equality and justice for all। तो ये हमारे rights को, हम equal हैं, democratic हैं, और हमारा जो justice है, हमारे लिए justice की गारंटी हमें हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देन इट एंश्योर्स अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया एंड इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व थ्रू अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, राइट। तो समय के साथ, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हमारे बदलने के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है। So this was all from our today's session। हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।